अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं चौधरी इजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। नाजरीन, बहुत से दोस्त तो ये भी कहते हैं कि इस प्रोग्राम में ये भी ऐड करें कि हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। तो बहरहाल ये तो हम बयान करते ही हैं कि हो क्या रहा है और हकायक क्या है और होना क्या चाहिए, ये तो डिस्कशन हो जाती है। नाज़रीन, आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो हकायक, और आपको पता है कि आज तक की जितने भी वीलॉग्स, जितने वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उसमें से कोई एक भी बंदा नहीं कह सकता कि जिसमें मैंने आपका टाइम ज़ाया किया हो या कोई ऐसी बात की हो जो हकायक के बरखिलाफ हो। आज एक ऐसी ही हकीकत, बल्कि हकायक आपके सामने रख रहा हूं जो तकरीबन 99 पाकिस्तानियों ने तस्लीम किए हुए हैं, लेकिन असल में वो हकीकतें नहीं हैं, वो हकायक नहीं है। उसमें से जो सबसे बड़ा किरदार है, मैं उसकी बात करता हूं, और वो नाजरीन है एक खातून जिसका नाम है आयशा सदीका। उसने एक किताब लिखी, लकीली वो किताब इस वक्त मेरे पास है, उसका नाम है मिलिट्री इंक, इनसाइड पाकिस्तान मिलिट्री इकोनॉमी। ये वो किताब है। अब नाजरीन, इस किताब पे बज़ाहिर तनकीद की गई है। इस किताब में आयशा सदीका ने, क्योंकि जो इस किताब के पीछे महरकात हैं वो बड़े ही वाज़े हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें, ये एक्नॉलेजमेंट्स हैं। एक्नॉलेजमेंट पहला ही जो जहाँ से आयशा शुरू करती है अपनी बात, वो कहती है, आई एम ग्रेटफुल टू वुडरो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स। ये एक थिंक टैंक है नाजरीन, जो एक साबिक अमेरिकी सदर के नाम पे है अमेरिका में, और वो खुद कहती है कि मुझे इस थिंक टैंक ने, जिसको यहूदी इमदाद है, इंडिया की इमदाद है, वो उसने मुझे इसके लिए फंड मुहैया किए, मुझे पूरा 1 साल मेरे खर्चे बर्दाश्त किए, ट्रैवलिंग से लेके तमाम, ताकि मैं ये किताब लिख सकूं। अब उसने मैंने ये किताब पढ़ी है, उसने अपने लिहाज से बड़ी रिसर्च की, और बज़ाहिर मैं कह रहा हूं क्योंकि हकायक किससे बड़े मुख्तलिफ हैं, उसने बड़ी रिसर्च करके पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बड़ी तनकीद की। अच्छा, अब हो क्या रहा है, किसी ने सोचा नहीं, इवन पाकिस्तान आर्मी ने, और जो पाकिस्तान आर्मी के ताल्लुकात हैं वो भी ढकी छुपी बात नहीं, उन्होंने इस किताब पे तकरीबन पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान में मिल जाती है, कहीं से नहीं मिलती, मिला जुला सा इसका रुझान है, ये लोग कहते हैं। तो क्योंकि कहते हैं कि ये इसमें पाकिस्तान आर्मी पे तनकीद की गई है, इसलिए इस किताब पे पाबंदी है। और पाकिस्तान में तो ये चीज़ है कि जिस चीज़ पे, जिसको मशहूर करना हो उस पे पाबंदी लगा दो, तो लोग खुद ही देखेंगे कि हाँ जी, इसमें कोई बड़े हकायक है या क्या है, या पता नहीं इसके अंदर क्या एटम बम है। अच्छा, अब इसमें डिस्कस किया गया पाकिस्तान आर्मी को। अच्छा, उसके 2 हिस्से हैं पाकिस्तान आर्मी पे तनकीद। एक तो है इक़्तिदार पे कब्जा। नाज़रीन, इसमें तो 2 राय है ही नहीं। कोई भी डेमोक्रेट, कोई भी जमहूरियत पसंद, बल्कि मैं नहीं समझता कि एक भी पाकिस्तानी ऐसा हो मुल्क के अंदर, फौज में भी, जो ये ख्वाहिश रखता हो कि पाकिस्तान आर्मी को इक़्तिदार पे कब्जा करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन नाजरीन, इससे एक अगला स्टेप है, कोई पाकिस्तानी ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के ऊपर मोदी की हुकूमत हो। मोदी ने, जिसको कसाई कहते हैं गुजरात का, उसने जिस तरह मुसलमानों को ज़बह किया गुजरात में, या जो कुछ आज उसने मुसलमानों के ऊपर सही मायनों के अंदर, जिसको कहते हैं ना कि ज़मीन तंग कर दी है हिंदुस्तान की,
तो कोई पाकिस्तानी ये भी नहीं चाहता, तो उसके लिए एक ही रास्ता है हमारे पास, वो है पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान आर्मी, कोई पाकिस्तानी ये नहीं चाहता कि वो इक़्तिदार पे कब्जा करे, कोई पाकिस्तानी ये भी नहीं चाहता कि हम मोदी के गुलाम बने, तो कोई पाकिस्तानी ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क हो जहाँ अंधेरे हों, जहाँ गुलामी हो, जहाँ कैद हो, जहाँ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो। हर पाकिस्तानी खुशहाली चाहता है, हम सब खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं। तो एक तो उसका हिस्सा ये है नाज़रीन। अच्छा, दूसरा जो इसके अंदर ज़्यादा, इस किताब के अंदर जो सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि पाकिस्तान मिलिट्री इकॉनमी के इनसाइड मिलिट्री इकॉनमी क्या है। अब नाज़रीन ये बड़ी दिलचस्प बात है और मैं डिस्कस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि आयशा सिद्दीक़ा ने इस पे एक क्या कहा है और हक़ाइक़ क्या है। आयशा ने बड़ी तफसील के साथ, इतनी लंबी लिस्ट है कि पाकिस्तान आर्मी की जो वेलफेयर है, आर्मी वेलफेयर, AWT या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या अस्करी बैंक है, अस्करी सीमेंट है, फौजी शुगर मिल है, फौजी फाउंडेशन है, बेशुमार कंपनी, क्योंकि इससे फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि आप सब जानते हैं उसमें एक लंबी लिस्ट है। हम कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है। अब उसने इसको इस चीज से लिंक किया है कि ये आर्मी की करप्शन है। नाज़रीन, ये हक़ाइक़ नहीं है। देखिए, जहां तक बात सही है, हक़ाइक़ क्या है वो मैं आपके सामने बयान करता हूं। देखिए नाज़रीन, इसका एक पूरा बैग, अच्छा उसके अंदर एक दूसरा है कि आर्मी अफीसर की मरात हैं और जो और आर्मी को बेनिफिट है उसकी बात की गई है इस किताब के अंदर। और आप समझें कि जितने भी आर्मी के खिलाफ लोग हैं ना पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए ये किताब आप समझें कि बाइबल का दर्जा रखती है। वो इसको हरफ़े आखिर समझते हैं। वो कहते हैं कि जी आयशा ने जो लिख दिया वो बिल्कुल सही है। मैं कहता हूं कि उसने, और हक़ाइक़ क्या है, पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया, पाकिस्तान आर्मी ने भी समझा कि ये हमारे खिलाफ है और इसके ऊपर पाबंदी लग गई और इस पाबंदी की वजह से ये मशहूर होगी। हालांकि ये सारी किताब का अगर आप निचोड़ निकालें, जिसको पंजाबी में कहते हैं, तो ये पाकिस्तान आर्मी के अगर सबसे बड़े 2 कारनामे गिने जाए ना जी, तो एक कारनामा है, सबसे बड़ा कारनामा, कि वो है एटम बम। कि हम जब पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी का वाइटल किरदार है, तो पाकिस्तान का दफा ऑलमोस्ट सिक्योर हो गया। दूसरा सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान आर्मी का ये है नाज़रीन, जिसको आयशा ने बयान किया है, ये जो इतनी बड़ी वेलफेयर और बिजनेस एम्पायर कायम की है। मैं तो इसको कहता हूं कि कॉरपोरेट आर्मी, ये इस विंग को सही, वैसे उसने भी यही लिखा है जो है ना मिलिट्री इंक, मैं भी इसको कहता हूं कि कॉरपोरेट आर्मी। अच्छा, अब नाज़रीन इसके ऊपर मैंने हक़ाइक़ आपके सामने रखने हैं और इसका बैकग्राउंड कि असल हक़ाइक़ क्या है। नाज़रीन, जनरल मिंटगोमरी, सेकंड वर्ल्ड वार का हीरो, वो पूरी आप देखें मिलिट्री की तारीख में वो पहला जनरल था जिसने आर्मी की वेलफेयर का सोचा, फौजियों की वेलफेयर का सोचा। ये जो नीम हकीम किस्म के एक्सपर्ट हैं ना जी, मम्मी डैडी, ये समझते हैं कि आर्मी वाले कुछ लोहे की बने हुए कुछ खिलौने हैं, कुछ मशीनें हैं, उनको ना खाना चाहिए ना पीना चाहिए, उनका काम है सिर्फ बॉर्डर के ऊपर वो फायरिंग और वो दफा करें पाकिस्तान का। नाज़रीन, हम डिस्कस कर रहे थे कि मैं आपके सामने हक़ाइक़ रखे कि जनरल मिंटगोमरी ने जब अपनी आर्मी की वेलफेयर शुरू की, ये समझे, आपको पता है ना जनरल मिंटगोमरी
ये सेकंड वर्ल्ड वार का हीरो है। और आप यकीन करें कि जब उसने इस काम का इब्तिदा की और उसने बड़ी वेलफेयर की आर्मी की, लेकिन जब इंग्लैंड के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इसकी खबर हुई तो जनरल मिंट कुमरी का बाकायदा कोर्ट मार्शल हो गया, उसको सजा दे दी गई। लेकिन आप उसकी लक समझें या हालात का जबर कि उसी दिन सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई और उस सजा पे कभी अमल दरामदी ना हो सका। तो ये एक सोच थी कि आर्मी की वेलफेयर नहीं होनी चाहिए, लेकिन वही जनरल मिंट कुमरी सेकंड वर्ल्ड वार का हीरो बना और उसी वजह से। लेकिन वो मेरी बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं इसको इससे लिंक करना चाहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी ने जनरल मिंट कुमरी के मंसूबे को आगे बढ़ाया और आर्मी की वेलफेयर शुरू की। अच्छा, अब इसमें दो नाजरीन आ जाएंगे, दो सब्जेक्ट, दो पॉइंट जो बड़े अहम हैं, क्योंकि एक है आर्मी ऑफिसर्स की वेलफेयर, उनकी मराहत आर्मी ऑफिसर की, और दूसरा है आर्मी की वेलफेयर, एक इंस्टीट्यूशन की वेलफेयर। ये दो पॉइंट हैं, हम दोनों पे डिस्कस करेंगे। तो जितने अदारे, ये एक लंबी लिस्ट, DHA, अस्करी बैंक और AWT, अस्करी इंश्योरेंस और बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर, जैसे फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसे NLC, जो घर आयशा ने सब कुछ लिख दिया है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये किताब पढ़ें। अच्छा, जब उसने इसके ऊपर सारा लिख के तो उसने रिजल्ट इसका क्या निकाला और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। देखें, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि पाकिस्तान आर्मी का जो ये वेलफेयर विंग है ये बहुत मजबूत हो गया और इसमें हजारों नहीं लाखों इसके अंदर मुलाजमतें पैदा हो गई। और वो नहीं कि आर्मी के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड आर्मी फौजी और बहुत सारे सिविलियन उसके उन अदारों के अंदर काम कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह, चले अस्करी बैंक की मिसाल ले लें, जिस तरह अस्करी बैंक काम कर रहा है इसी तरह MCB बैंक काम कर रहा है, हबीब बैंक कर रहा है, यूनाइटेड बैंक कर रहा है। अच्छा, अब आयशा को या उन लोगों को इस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन अस्करी बैंक के ऊपर एतराज है। हालांकि ना ही कानून में इसकी पाबंदी है और ना ही अस्करी बैंक ने या DHA ने या अस्करी सीमेंट ने या जितने भी अस्करी अदारे हैं उसने एक भी पैसा किसी सिविलियन का खाया हो। देखें ना नाजरीन, एतराज तो तब हो कि मैं कहूं कि जी आर्मी ऑफिसर को जो प्लाट मिलते हैं वो मेरे पैसों से मिलते हैं, मेरे टैक्स से मिलते हैं, बिल्कुल जायज़ तनकीद है। अब मुझे सख्त एतराज़ है जो ब्यूरोक्रेट जो सेक्रेटरीज रिटायर होते हैं तो दो प्लाट लेते हैं असल, और आयशा ने उनको इनके साथ लिंक कर दिया है। और आजकल आपने देखा ये रुझान है कि इसी चीज़ को उसके साथ लिंक कर दिया जाता है कि हाँ जी आर्मी ऑफिसर प्लाट ले रहे हैं और ब्यूरोक्रेट प्लाट ले रहे हैं। हालांकि जो ब्यूरोक्रेसी प्लाट ले रहे हैं सेक्रेटरीज, उनमें बहुत सारे और भी हैं, या तो हर पाकिस्तानी को मिलने चाहिए प्लाट या किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आर्मी का जायज़ है, वो किस लिए जायज़ है? इसलिए कि आर्मी ने अपने फंड से, गवर्नमेंट के फंड से नहीं, जो उनके पास आप सारे कोऑपरेटिव, कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं, कानून कहता है कि आप बना लें, आप वेलफेयर फाउंडेशन बना लें, आप अपनी बना लें और इसमें बिजनेस करें, इसकी बिल्कुल इजाज़त है, बल्कि टैक्स में भी बहुत ज़्यादा मराहत हैं। बिल्कुल इसी तरह AWT आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने जो अदारा कायम किया आर्मी की वेलफेयर के लिए, वो बिल्कुल आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक है, उसमें इतराज़ की गुंजाइश ही नहीं। अच्छा, इतराज़ क्या हो सकता था कि अगर ये अदारे गवर्नमेंट से पैसा लेते,
मेरा आपका जो टैक्स केयर का पैसा है उससे अगर ये प्लाट खरीदे जाते और फिर फौजियों को दिए जाते तो मैं कहता कि ये मेरा हक, हर पाकिस्तानी कहता कि ये मेरा हक आपने उनको दे दिया है। अच्छा, अब मिसाल, इसमें आसान मिसाल मैं इसलिए देता हूं कि आज भी कुछ नीम हकीम किस्म के जो है ना तज्जिया निगार कह रहे हैं जी देखें आर्मी जो है ना नाले साफ कर रही है। तो भाई देख लो, ये सफाई जो है, अगर आर्मी हर काम में आपका हाथ बटा रही है और आप फिर भी तनकीद कर रहे हैं तो फिर वो ही ठीक था ना नवाज शरीफ जिसने लाहौर की सफाई का ठेका तुर्की को दे दिया। अच्छा, अगर तुर्की यहां से पैसे कमा के ले जाए और उनको कमीशन मिले तो वो बिल्कुल सही है, सब कहते हैं जी वाह वाह वाह। और अगर पाकिस्तान आर्मी, जो आर्मी का दायरा है किसी इंडिविजुअल का नहीं है, पूरा एक आर्मी का है जिसमें लाखों पेंशनर, लाखों रिटायर्ड फौजियों के शेयर हैं, उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अपनी पेंशन इन्वेस्ट की है। ये बिल्कुल क्लियर आप सब लोगों को समझना चाहिए। एक लिहाज से आयशा सिद्दीका ने इस किताब में आर्मी का मुकदमा आसान कर दिया है। उसने तो ये कहा है कि आर्मी ने, क्योंकि ये इतना बड़ा कारनामा है, आर्मी को इसको ऑन करना चाहिए, कहना चाहिए कि हाँ हमने ये जो कारनामा अंजाम दिया है ये पाकिस्तान की मदद की है और मैं साबित करता हूं कि किस तरह मदद की है। नाज़रीन, आप सब ये समझते हैं ना कि डिफेंस होना चाहिए, हमें मोदी का गुलाम तो नहीं बनना चाहिए। ये बात दुरुस्त है या नहीं है, आप खुद दिल पे हाथ रख के फैसला करें। कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि हम जैसे गुजरात में मुसलमान हैं किसी पाकिस्तानी के साथ, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए। तो नाजरीन, इंडिया की आर्मी का बजट है 66 बिलियन, यानी 66,000 मिलियन। ये है 66 अरब डॉलर, मैं आसान लफ्जों में कहूं। अच्छा, और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है आप सबको पता है, 138 करोड़, यानी 1 अरब 38 करोड़। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, आबादी 22 करोड़, यानी हम इंडिया की आबादी का 16% है, 16% हम, यानी इंडिया, हम 16% है और इंडिया हमसे इतना बड़ा है। हम इंडिया का सिर्फ 16% है, ताकि आम आदमी को समझ आए, मैं इसलिए आसानी से कह रहा हूं। अच्छा, अब इंडिया खर्च कर रहा है अपनी फौज के ऊपर 66 अरब डॉलर, 66 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान कितना खर्च कर रहा है, सिर्फ 7.8 बिलियन डॉलर। और कितना खर्च करना चाहिए नाजरीन, ये भी बड़ा दिलचस्प है। जो कहते हैं ना कि आर्मी पाकिस्तान का बजट, देखें ना, दफा पे बजट तो लगता ही है। इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले जब बजट बनाया जाता है ना, जब आप इकोनॉमिक्स का कोई भी कॉलेज में दाखिला लें तो पहला सबक ये पढ़ाया जाता है इकानमी का कि किसी भी मुल्क के अंदर के ऊपर जो इकानमी के ऊपर बोझ होता है वो आर्मी होती है। अमेरिका के अंदर भी उसकी आर्मी का बोझ है, इंडिया की गर्ज कोई ऐसा मुल्क नहीं। आर्मी हमेशा खाती है, आर्मी हमेशा हासिल करती हैं, देती कुछ नहीं। तो ये एक मुसलमान असूल है, मैं आपके सामने रखता हूं। दुनिया की किसी आर्मी का, किसी मुल्क की इकानमी देख लें तो इंडिया खर्च कर रहा है 66 अरब, पाकिस्तान खर्च कर रहा है सिर्फ 7.8, चले 8 अरब समझ लें। हालांकि पाकिस्तान को खर्च करना चाहिए 16%, जो बनता है तकरीबन 11 अरब डॉलर या 10.5 अरब डॉलर। यानी आज भी पाकिस्तान आर्मी 3.5 अरब डॉलर कम खर्च कर रही है इंडिया के मुकाबले में, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये क्यों कम खर्च है और हमारा दफा मजबूत है, मुस्तहकम है और इंडिया भी घबराता है? ये सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तान आर्मी अपने नौजवानों की, अपने सिपाहियों की, अपने अफसरों की, अपनी जो उनकी लीडर है, उनकी सारी जितनी वेलफेयर है वो वेलफेयर फंड से करती हैं, जो वो बिजनेस का। नाजरीन, अगर एक आम आदमी को,
अगर एक आम अगर मियां मनशा को बैंक चलाने की इजाज़त है तो पाकिस्तान आर्मी के वेलफेयर जो अदारा है उसको क्यों इजाज़त नहीं होनी चाहिए? अगर मलिक रियाज बैरिया टाउन डेवलप करके प्लाट बेच रहा है और बहुत सारे लोगों को उसके ऊपर शिकायत भी हैं कि, लेकिन उसके मुकाबले में DHA है, अगर DHA इससे मुनाफा कमा के अपनी आर्मी की वेलफेयर करता है तो वो नाजायज़ है। आप खुद फैसला कर लें। नाज़रीन, बात लंबी ना हो जाए, मैं ऑफिसर की बात की जैसे और क्लियर करना चाहता, जैसे मैंने पहले किया है कि देखें जो पाकिस्तान आर्मी ने सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया है ना, जो आर्मी की दुनिया में, वो अपनी आर्मी की वेलफेयर है। आपने सुना होगा कि नेपोलियन का बड़ा मशहूर कॉल है, बड़ा मशहूर, क्योंकि एक नेपोलियन को एक बेहतरीन जर्नल, जो दुनिया में चंद बेहतरीन जर्नल हुए उनमें से एक नेपोलियन था। उसकी फतवात देखें, उसकी आप जिंदगी पढ़ें, तो वो कहता था कि फौजें पेट के बल पेशकदमी करती हैं। इसका मतलब है कि अगर खुशहाल फौज होगी तो वो बेहतर लड़ेगी, अगर फौज का बुरा हाल होगा तो कभी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो जो काम स्टेट को करना चाहिए वो आर्मी ने बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दिया। और देखें कितनी बड़ी जो है ज्यादती है और कितनी बड़ी हकायक को छुपाया गया है और हर आदमी का ज़ेन आलूदा कर दिया गया है, हर स्टूडेंट का, हर बहुत सारे पाकिस्तानी को। मुझे लोग स्टूडेंट कहते हैं कि चौधरी साहब देखें ये क्या बात हुई कि आर्मी हमें लूट रही है। उनको ये पाकिस्तान आर्मी को चाहिए कि वो खुले दिल के साथ वो कहे कि हम ये जो कारोबार कर रहे हैं कुछ किसी एक भी जर्नल का इंडिविजुअल नहीं है, ये तो पूरी आर्मी का एसेट है और आर्मी खुद फंड जनरेट कर रही है अपने ऑफिसर की वेलफेयर के लिए। तो इसी तरह जब बड़े बड़े जर्नल के ऊपर या आजकल आपने देखा हो तनकीद होती है ना, तो वो असल में ये उनको जो प्लाट मिलते हैं, हालांकि ये प्लाट जो हैं बिल्कुल उनका राइट है। राइट इसलिए है कि आर्मी के अंदर हर एक के लिए, ये किसी एक को नहीं मिलते, सबको मिलते हैं। एक बाकायदा SOP कानून बना के उनको उसके मुताबिक दी, और इसीलिए पाकिस्तान आर्मी के अंदर मेरिट है, इसीलिए पाकिस्तान आर्मी दुनिया का शुमार दुनिया की बेहतरीन आर्मीज में होता है। नाजरीन, ये उसी वजह से मुमकिन हुआ कि इंडिया को जुर्रत नहीं होती पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखने की। वो जो पाकिस्तान को इन्वेड करना चाहता है वो सबसे बड़ी जो पाकिस्तान आर्मी है उसके सामने। और नाजरीन, ये इतनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान आर्मी की कि पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए जवानों में एक तो जज्बा जहाद है और दूसरा इसका जो पाकिस्तान आर्मी का करिश्मा है कि कशिश है, तमाम नौजवान उसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन दुनिया की दूसरी आर्मी को देखें, इंडियन आर्मी को कोई बंदा आप उनसे जवानों से पूछें ज़बरदस्ती, और अभी भी इंडियन आर्मी में ऑफिसर की शार्टेज है। हालांकि इंडिया के अंदर गुर्बत आप देखें कि लोग सड़कों के ऊपर सो रहे हैं, लेकिन चूंकि उनकी आर्मी नायल आर्मी है, उन्होंने अपनी आर्मी की वेलफेयर नहीं की, तो इंडिया का हाल आपके सामने है इंडियन आर्मी का। इसीलिए उनका डिफेंस दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। हालांकि वो कितना बड़ा खर्च कर रहे हैं आर्मी के ऊपर, जैसे जिसका मैंने पहले बयान किया। अब नाजरीन, होना क्या चाहिए, क्योंकि बात लंबी हो गई है, बहुत सारे अभी बड़े सारे पॉइंट थे। कुछ आशा ने कहा कि देखें जी रेलवे के पास ज़मीनें हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, पाकिस्तान आर्मी के पास ज़मीनें हैं तो हमें एतराज़ है। आप देखें पाकिस्तान आर्मी के पास जो भी ज़मीनें हैं उन्होंने उनको बेहतर मैनेज किया, उससे रिटर्न हासिल किया। आप आर्मी किसी आर्मी के जहाँ ज़मीन है उस पर जाएँ, इवन जो दरख्त होगा उसको प्रॉपर उस पर चूना लगा होगा, सफाई होगी, उस पर बेहतर उसकी आउटपुट नज़र आएगी आपको। रेलवे का हाल आप देखें, कुत्ते गीदड़ जो दुनिया जहान के मच्छर गंदगी गटर उबल रहे होंगे रेलवे की ज़मीनों में। तो आयशा ये चाहती है, और पाकिस्तान के दुश्मन यकीनन ये चाहते हैं कि भाई इस तरह का हो, ये वो चाहते हैं कि पाकिस्तान रेलवे बना दें पाकिस्तान आर्मी को। तो नाजरीन, ये तो बात थी कि हो क्या रहा है, जैसे मैंने शुरू में कहा होना क्या चाहिए। नाजरीन, हमें, मैं इसलिए नहीं कह रहा
आपको पता है मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ, सोशल वर्कर हूँ। होना ये चाहिए कि हम सबको, खासकर गवर्नमेंट को, पाकिस्तान आर्मी से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कारपोरेट बिजनेस, जिस तरह उन्होंने बिजनेस अदारे कायम किए हैं ना जी, आप यकीन करें पाकिस्तान के अंदर एक भी कंपनी नहीं जो कोई बाहर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सके। छोटी मोटी बहुत सारी कंपनी होंगी, आप यहाँ है तो कोई बता दें कि किसी का स्वाय FWO के। आपको पता है FWO कितने मुल्कों के अंदर काम कर रही है और बाकायदा प्रॉफिट कमा के ला रही है। इसी तरह होना ये चाहिए कि ये जो हर पाकिस्तानी को सोचना चाहिए कि क्या आर्मी मेरा पैसा खा के वेलफेयर कर रही है। अगर आर्मी जायज़ बिजनेस कर रही है तो मैं किसी इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा। आर्मी में भी गलत लोग होंगे, कई जर्नल गलत होंगे, इसी तरह अदलिया में कितने लोग गलत हैं। तो क्या हम सारे जजेस को गलत कह सकते हैं? नहीं। बात अक्सरियत की होती है। अक्सरियत में मजमूई तौर पे पाकिस्तान आर्मी ने जो किरदार अदा किया है उसका दुनिया की कोई आर्मी मुकाबला नहीं कर सकती अपनी आर्मी की वेलफेयर के लिए। इसी तरह और आर्मी की वेलफेयर होगी तो मजबूत आर्मी होगी। दूसरा होना ये चाहिए कि हमें सीखना चाहिए और इसी तरह के अदारे कायम करने चाहिए और मुल्क के अंदर, ताकि अब कराची का अलमिया क्या है, एक भी कंपनी नहीं है। ये ले आए ने जो तनकीद करते हैं कि भाई कराची को साफ करें, अल्टीमेटली फिर FWO की ज़रूरत पड़ी। मजबूत कंपनीज होंगी, बड़े बड़े यूनिट होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। कारपोरेट पाकिस्तान तरक्की होगी, पाकिस्तान रोशन होगा। सिर्फ एक रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं, कारपोरेट पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं माज़रत चाहता हूँ, ये वीडियो लंबी हो गई है। अभी बहुत ज़्यादा मेरे पास पॉइंट थे, मैं सामने लिख के रखे थे तो मैंने वो डिस्कस करने थे, लेकिन चूँकि वक्त कम है इस पर फिर डिटेल बहस करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हक़ाइक़ आप तक पहुँचें और कमेंट्स ज़रूर करें। अगर मेरी कोई बात गलत है तो चैलेंज करें। थैंक यू वेरी मच।